जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिग्री विद बाथम में। तो आइए बीए फर्स्ट सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन भारत के इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग कुछ लोग आ गए थे ऑफिस में, इसलिए तो चलिए आगे क्लास को चालू करते हैं। आज हम क्लास को चालू करने जा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक रहेगा, अभी तक हमने वैदिक संस्कृति में ऋग वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था, उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था के बारे में जान लिया था। उसके बाद फिर हमने देखा था ऋग वैदिक कालीन राजनीतिक संगठन किस प्रकार के देखने को मिलते हैं, उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक संगठन क्या परिवर्तन नजर आते हैं दोनों स्थितियों में, दोनों कालों में, उन सभी चीजों के बारे में जानकारी देख ली थी। आज बात की जाएगी, जो बात करनी हमें स्थिति की बात करनी है, सामाजिक स्थिति कैसी होगी। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि हम एक सिस्टमैटिक तरीके से तुलनात्मक अध्ययन करते हुए इस पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे, ताकि अगर क्वेश्चंस आ जाए तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो आसानी से कर सकते हैं। और अगर बात करें, आप कोई एग्जाम्स वगैरह दे रहे हैं, अगर कॉम्पिटिटिव का एग्जाम दे रहे हैं, मेंस वगैरह का कोई एग्जाम, चाहे यूपीपीसीएस वगैरह की बात करें, बीपीएससी की बात करें, तो उसमें आपका मोस्टली जैसे कि देखने को मिलेगा कि तुलनात्मक तौर पर पूछा जा सकता है कि जैसे आज ही टॉपिक बात करना है कि सामाजिक स्थिति के बारे में बात करना है। अब आंसर क्वेश्चन देना है तो एग्जामिनर दे सकता है कि वैदिक संस्कृति में ऋग वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन के संदर्भ में जो सामाजिक स्थिति का विवेचन कीजिए, या महिलाओं की बारे में पूछ सकता है कि ऋग वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन स्थिति, सामाजिक स्थिति की विवेचना करते हुए महिलाओं के संदर्भ में अपना कथन प्रस्तुत करें, कुछ भी इस तरीके से दे सकता है। तो चूंकि हम अगर उस पैटर्न को दोनों को बात करें तो तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे तो उससे ज्यादा बेटर रहेगा कि हमको ये पता, मतलब एक तरीके से देखने को क्या मिल रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें चेंज आ रही हैं, कुछ सामाजिक परिवर्तन होता है, और सामाजिक परिवर्तन मतलब जो परिवर्तन होता है उसी परिवर्तन के आधार पर काल का विभाजन कर दिया जाता है कि यहाँ पर अभी ऐसी व्यवस्थाएं नजर आ रही थी, फिर उसके बाद कुछ व्यवस्थाओं में परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। तो इस आधार पर हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो उससे एक प्रकार से रटना नहीं पड़ेगा। जैसे अभी हमने पढ़ा था, बात किया था, जो राजनीतिक संगठनों की बात की जाए, राजा की बात की जाए, जहां बात की थी कि इससे पहले की क्लास में ऋग वैदिक कालीन जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें राजा जो होता था उसकी शक्तियों की बात की जाए तो बहुत ज्यादा उस तरीके से नहीं होती थी। अ, राजा की सहायता के लिए सभा और समिति जैसी संस्थाएं थी। फिर तुलनात्मक रूप से अगर हम बात करें तो उत्तर वैदिक कालीन में अगर देखते हैं तो क्या नजर आता है कि वहां पर राजा की शक्तियां कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़ जाती हैं, और जो दो संस्थाएं हैं उनकी शक्तियों में उनका महत्व धीरे धीरे कम होने लगता है। और अन्य स्थितियों की बात करें तो वेतन भोगी सेना वगैरह की बात करें या कर व्यवस्था की बात करें, ऐसी चीजें मतलब तुलनात्मक रूप से चेंजेस नजर आने लगते हैं। आज बात करेंगे ऋग वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति के बारे में बात करना है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर। भले ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये आपका अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, तो उसको पर्सपेक्टिव भी ध्यान रखेंगे। तो क्लास को बिना देरी किए हुए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऋग वैदिक कालीन समाज में हम किन किन पहलुओं के बारे में बात करेंगे, क्या क्या चीजें देखेंगे। तो इसमें देखेंगे कि समाज वर्ग के बारे में जानेंगे, महिलाओं की स्थिति की देखेंगे, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, और बात करें तो इसी तरीके की चीजों के बारे में हम बात करेंगे। विवाह, कन्याओं की स्थिति क्या रही है, शिक्षा की स्थिति क्या रही है, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था या नहीं था, तो इन्हीं सभी चीजों के बारे में बात करनी है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ऋग वैदिक कालीन में बात करें, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं विवाह के बारे में लिखा हुआ है। तो ऋग वैदिक काल में विवाह एक उच्च एवं पवित्र संस्कार समझा जाता था। 16 संस्कारों की बात की गई है, हमारे 16 संस्कारों की बात की गई है, ठीक है। जिसमें से एक है जो विवाह है वो काफी ज्यादा उच्च और पवित्र समझा जाता था। यह एक व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास के लिए आवश्यक था। यज्ञिक कार्यों में पति और पत्नी दोनों की उपस्थिति वांछनीय है। आज भी देखते हैं कोई हवन कुंड वगैरह का, मतलब बात करें पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान कार्य हो रहा है तो पति और पत्नी दोनों लोग वहां पर बैठते हैं
अनुष्ठानिक कार्यों में। तो वहां पर पति और पत्नी दोनों की उपस्थिति वांछनीय थी। लौकिक एवं पारलौकिक शांति के लिए पुत्रों की आवश्यकता समझी जाती थी, अतः उनकी प्रकृति के लिए विवाह आवश्यक था। यानी बात करें तो लौकिक एवं पारलौकिक जो शांति है उसके लिए जरूरत किसकी देखने आवश्यकता किसकी समझी गई है, पुत्रों की आवश्यकता समझी गई है। तो पुत्र प्राप्ति के लिए देखा गया है कि विवाह एक व्यवस्था को मतलब वो आवश्यक समझा जाता था। लेकिन ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण मिलते हैं। अगर बात करें तो ऋग्वेद में कुछ ऐसी महिलाओं या कन्याओं के उदाहरण मिलते हैं जो जीवन भर जिन्होंने विवाह नहीं किया, तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें अमाजु कहा जाता है। तो क्वेश्चन में आपका दे सकता है कि जीवन भर ऋग्वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं या कन्याओं को क्या कहा जाता था। ऑप्शन में ध्यान रखेंगे अमाजु। तो जीवन आजीवन अविवाहित रहती थी ऐसी कन्याओं को क्या कहा जाता था, अमाजु कहा जाता था। तो ये पॉइंट मैंने अभी बताया, तो ध्यान रखेंगे कि क्या कहा जाता था, उन्हें अमाजु कहा जाता था। तो यहाँ पर विवाह की स्थिति नजर आ रही है कि कैसी रही है। पुत्र प्राप्ति के लिए विवाह एक व्यवस्था देखने को मिलती है, और कुछ ऐसी महिलाओं या कन्याओं की बात मिलती है जो जीवन भर विवाह नहीं करती थी, उन्हें क्या कहा जाता था, तो उन्हें अमाजु कहा जाता था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है अमाजु वाला। आगे ध्यान देखते हैं, अंतरजातीय विवाह की बात करते हैं। तो यहाँ पर अंतरजातीय विवाह देखने को मिलता है कि बहिर्जातीय विवाह देखने को मिलता है। अंतरजातीय मतलब एक ही जाति के अंदर विवाह की पद्धति। तो यहाँ बात करें, विवाह प्रायः वयस्क होने पर ही होते थे। यानी कि जब वयस्क हो जाते, जैसे आज की बात करें तो एक क्राइटेरिया रखा गया है कि लड़के की उम्र जो है वो 21 वर्ष और लड़की की उम्र जो है वो 18 वर्ष होनी चाहिए, तभी वो विवाह के योग्य माना जाएगा। चूंकि उसी तरीके से यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि विवाह प्रायः वयस्क होने पर ही होते थे। ऋग्वैदिक समाज में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के उदाहरण भी मिलते हैं। तो यहाँ पर अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह के भी देखने को उदाहरण मिल रहे हैं। महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ हुआ था। इस प्रकार महर्षि की पुत्री ने राजा असंग के साथ विवाह किया था। तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। फिर उसके बाद एक पत्नी मतलब एक पत्नी विवाह या बहुपत्नी प्रथा कह सकते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है एक पत्नी प्रथा। ऋग्वैदिक काल में साधारण तथा एक पत्नी व्रत की प्रथा ही प्रचलित थी। समाज के उच्च वर्ग एवं धनी वर्ग के व्यक्ति कभी कभी बहुपत्निक भी होते थे। यानी कि बात करें तो क्या चीज देखने को मिलती है कि इस समय ऋग्वैदिक काल में मतलब जो कोई व्यक्ति था उसके एक पत्नी होती थी, लेकिन कुछ समाज में प्रचलित तो एक व्यक्ति विवाह थी, लेकिन समाज के कुछ धनी उच्च वर्ग के लोग थे जो एक से अधिक विवाह करते थे। तो बहुपत्निक विवाह व्यवस्था भी देखने को यहाँ पर मिलती है। तो ये चीज इसमें बताई गई है। ये हमारा सारा चीजें अभी हम चल रहे हैं ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद बाल विवाह की क्या स्थिति थी, बाल विवाह में देखते हैं। तो उस समय बाल विवाह की प्रथा नहीं थी। तो जैसे कि बात की जाए, अभी काफी समय पहले हमारे भारत में भी बाल विवाह की प्रथा देखने को मिलती है। राजस्थान वगैरह के क्षेत्र में देखें तो अभी भी कई ऐसे केसेस नजर आ जाते हैं बाल विवाह की। यहाँ भी बात करें अपने यहाँ ही, जैसे उत्तर भारत के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह की बात करें, तो बाल विवाह का मतलब यानी कि एज बहुत कम नजर आ रही है। मतलब देखते हैं कि एज कोई इतना नहीं देखता कि 18 हो गई है कि नहीं हो गई है। हो सकता है उसकी एज 18 वर्ष ना हुई हो और 15 वर्ष पे ही मतलब शारीरिक रूप से वो लगने लगता है लड़का या लड़की कि हाँ हो गई है, लेकिन तो वैसी स्थिति देखने को मिलती है। एज ना होने के बाद भी विवाह हो जाता है। तो बाल विवाह की प्रथा, उस समय बाल विवाह की प्रथा नहीं थी। विवाह संबद्ध जिन कन्याओं का वर्णन है वे प्राय युवती हैं। ऋग्वेद में सम्मनो उत्सव समारोह, यानी कि इसमें एक चीज देखने को मिलती है कि ऋग्वेद में उत्सव समारोह में जो कुछ कन्याएं जाती थी तो वो अपने अनुसार जो है स्वयंवर का चुनाव कर लेती थी। इसमें कन्याएं स्वयं अपना पति ढूंढ लेती थी। स्वयंवर की इस प्रणाली से सिद्ध हो जाता है कि उस समय कन्याओं का विवाह युवावस्था में ही होता था। दहेज की प्रथा, दहेज की प्रथा नहीं थी। तो दहेज प्रथा का यहाँ पर कोई इस प्रकार का साक्ष्य नहीं मिलता है। विवाह के समय मात्र कन्या को उपहार कुछ दिए जाते थे। ये सारी चीजें जो देखने को मिलती हैं ये विवाह से संबंधित मिलती हैं। बाल विवाह की प्रथा देखने को उस तरीके से नहीं मिल रही है। जो भी कोई सामूहिक उत्सव होता था उसमें कन्याएं एक प्रकार से अपना वर ढूंढ लेती थी। तो ये जानकारी हमको यहाँ से देखने को मिलती है। कन्या को यहाँ पर दहेज व्यवस्था की कोई
दहेज प्रथा की कोई व्यवस्था नजर नहीं आती है, और जो कुछ दिया जाता था उपहार स्वरूप कन्या को दिया जाता था विवाह के समय। आगे बात करते हैं कन्या, जैसे इसके बारे में कन्याओं की स्थिति क्या थी, महिलाओं की स्थिति क्या थी, लड़कियों की स्थिति क्या थी। तो तत्कालीन समाज में पुत्री का जन्म इतना चिंताजनक नहीं था जितना कि कालांतर में हो गया। आगे आगे देखते हैं तो ऋग वैदिक कालीन में महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत ठीक ठाक रहती है। लेकिन जब बात करते हैं आगे आगे आ जाएंगे हम, अभी जैसे उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति में, फिर बात करेंगे महाजनपद काल की बात करेंगे, तो वहां पर अगर देखते हैं तो बात करेंगे इस महिलाओं की स्थिति में लगातार गिरावट देखने को मिलने लगती है। लेकिन यहाँ बात करते हैं तो कन्याओं की स्थिति में मतलब पुत्री के जन्म को उतना चिंताजनक नहीं माना गया है जितना कि कालांतर में मतलब आज के टाइम पर देखने को मिल रहा है। इसके अनेक कारण थे। वैदिक काल में पुत्र और पुत्री सामाजिक एवं धार्मिक अधिकारों में बहुत अंतर नहीं था। पुत्र की को भांति मतलब यहाँ पर की होना चाहिए, पुत्र की भांति पुत्री को उपनयन शिक्षा दीक्षा और धार्मिक अधिकारों में बहुत अंतर नहीं था। यानी सीधा सीधा कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति में बात करें तो पुत्र या पुत्री में बहुत विशेष अंतर नहीं था। जिस प्रकार से पुत्र को शिक्षा दीक्षा धार्मिक अनुष्ठान इन सभी में भाग लेने का अधिकार था, उसी तरह पुत्रियों को भी भाग लेने का अधिकार था। अतः इसके लिए एकमात्र पुत्र ही अनिवार्य नहीं था कि हाँ पुत्र ही होना चाहिए। पुत्र के अभाव में ये कार्य पुत्रियों द्वारा भी संपादित किए जाते थे। मतलब अगर कोई किसी के पुत्र नहीं तो वो ऐसे कार्यों को पुत्रियों के द्वारा भी संपादित करता था। स्वयंवर एवं पुनर्विवाह के प्रचलन के कारण वह अपने संरक्षकों के लिए भी चिर चिंता का कारण नहीं थी। तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ऋग्वेद में एक स्थान पर एक दंपति अपने पुत्र पुत्रियों की दीर्घायु की प्रार्थना करता है। यहाँ पर पुत्रों के साथ पुत्रियों का भी उल्लेख मिलता है। यानी यहाँ पर इसी के आधार पर क्या कहा जा सकता है कि महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत ठीक ठाक नजर आ रही है। आगे बात करते हैं, शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा व्यवस्था क्या नजर आ रही है, महिलाओं की स्थिति किस तरीके से शिक्षा में नजर आ रही है, वहां के साथ जो सामाजिक स्थिति में शिक्षा का क्या स्तर रहा है। यमन में विवाह होने के कारण कन्याओं की शिक्षा दीक्षा के लिए पर्याप्त समय मिल जाता था। क्योंकि बात करें तो अभी देखा है कि जो विवाह होता था वो अल्पायु में ना होकर के एक अवस्था जो होती थी उसी में होता था। तो उसके कारण जो है शिक्षा के लिए समय मिल पाता था कि वो अपना पढ़ लिख सकती हैं, उतना समय मिल जाता था। घर में रहकर कन्याएं उन समस्त कार्यों में दक्ष हो जाती थी जिन्हें गृहस्थ जीवन में आवश्यकता होती थी। तो जब विवाह के लिए एक निर्धारित आयु थी, वयस्क होने पर ही विवाह होता था, तो जो उसमें जो इतना टाइम मिल पा रहा तो उसमें एजुकेशन शिक्षा भी ग्रहण कर लेती थी। जो घर के जो भी अन्य गृहस्थ जीवन के कार्य करने रहते हैं तो उन सभी में भी वो एक तरीके से निपुण हो जाती थी। ये व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है। ऋग्वेद में अपाला का उल्लेख है, जिसे विभिन्न प्रकार की महिलाओं अपाला घोषा विश्वारा इस तरीके की महिलाओं का उल्लेख भी देखने को हमको मिलता है। ये विदुषी महिलाएं इनकी बात करते हैं तो इनका भी उल्लेख हमको मिलता है, जो अपने पिता के कृषि कार्य में योग देती थी। ऋग्वेद के में स्थान स्थान पर गाय दुहती हुई तथा दही मक्खन तैयार करती हुई कन्याओं का वर्णन मिलता है। यानी कि घर के जो कार्य हैं उनमें भी इन लोगों की संलिप्तता देखने को मिलती है, उसका भी साक्ष्य हमको मिलता है। दूध दुहने के कारण इन्हें दुहिता कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ये यहाँ पर देखें, दूध दुहने के कारण इन्हें कारण पुत्री का नाम दुहिता पड़ा। इन कार्यों के अतिरिक्त वे कूपों से जल लाती, यहाँ पर कूपों से जल लाती और कताई बुनाई तथा सिलाई का कार्य करती थी। तो इस तरीके के जो भी कार्य थे वो भी इनके द्वारा किए जाते थे। आगे देखते हैं, गृह कार्य के अतिरिक्त कन्याओं को ललित कलाओं में भी शिक्षा दी जाती थी। यानी जो ललित कला है उसमें भी शिक्षा दी जाती थी। एक प्रकार से किसी प्रकार की उस तरीके से रोक टोक नहीं थी। ऋग्वेद में नृत्य कुशल स्त्रियों का वर्णन मिलता है। जो भी कुछ स्त्रियों की बात करें तो नृत्य में काफी ज्यादा स्किल थी। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति बेहतर है यहाँ पर नजर आ रही है। ऋग्वेद में शिक्षित स्त्री पुरुष के विवाह को उपयुक्त कहा जाता था कि जो दोनों लोग शिक्षित हैं उनके विवाह को उपयुक्त कहा जाता था। आगे बात करते हैं, इस समय पुत्र की भांति पुत्री का उपनयन संस्कार भी होता था। जहां पुत्र का उपनयन संस्कार होता था उसी तरीके से पुत्री का भी यहाँ पर उपनयन संस्कार के साक्ष्य प्रमाण हमको मिलते हैं। ऋग्वेद में लोक मुद्रा घोषा सिकता निवाग्वी विश्वारा आदि विदुषी स्त्रियों का भी उल्लेख देखने को मिलता है।
इन्होंने इस ऋषियों की भांति ही ऋचाओं की रचना की, मतलब कुछ रचनाएं इनके द्वारा भी की गई हैं। तो ये नाम मिलता है कि नाम ऑप्शन में दे देता है कि विदुषी महिलाओं के नाम। इस समय स्त्रियों को यज्ञ करने का अधिकार था। यहाँ पर यज्ञ करने का अधिकार देखने को मिलेगा, आगे आगे स्थिति इनकी दयनीय होती चली जाएगी। कन्याओं को सैनिक शिक्षा भी दी जाती थी, तो ये सैन्य तरीके से ट्रेंड भी की जाती थी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हमको देखने को मिलती हैं। आगे बात करें खान पान की, बात की जाए तो खान पान, आर्यों का खान पान सरल, साधारण परंतु पुष्टिकारक था। उनके भोजन में घी, दूध, दही, फल। अब यहाँ पर घी, दूध, दही, फल, दही की बात किस लिए आ रही है, क्योंकि जो कि यहाँ पर गाय की बात होती है। जब गाय है तो दूध, दही, घी तो नेचुरल बात है, उत्पन्न होगा। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तरकारियों की प्रधानता होती थी, मतलब सब्जी की बात की गई है। अन्नों में जौ, धान, उड़द, मूंग, अन्य दालों का भी विशेष उपयोग देखने को मिलता था। बात की जाए भोजन में खीर, पुआ, सत्तू, घृत, मधु आदि का भी उल्लेख देखने को मिलता है। मतलब भोजन भी एक तरीके से खान पान भी इनका काफी ज्यादा अच्छा रहा है। आश्चर्य की बात है कि ऋग्वेद में कहीं पर भी नमक का उल्लेख नहीं है। मतलब नमक के बारे में ऋग्वेद में कहीं भी उल्लेख नजर नहीं आता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आर्य नमक का प्रयोग नहीं करते होंगे, करते ही नहीं थे। कुछ ऋग्वैदिक आर्य मांसाहारी थे। तो एक प्रकार से यहाँ पर बात करें तो देखने को क्या मिल रहा है कि कह सकते हैं कि जो आर्य थे, ऋग्वैदिक आर्य थे, वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकृति के हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ के लोग जो थे वो अलग अलग होते हुए भी एक तरीके से एक ही तरीके से रहते थे, एक समुदाय में रहते थे। तो ये सारी चीजें हमको किसमें देखने को मिल रही हैं। वर्ण व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। 10वें मंडल की बात की गई है। तो ये सारी चीजें व्यवस्थाएं देखने को हमको यहाँ पर मिलती है। तो आज की क्लास हमारी इतनी रहेगी। आप सभी लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए। चैनल का नाम डिग्री विद गौतम। आज के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।